ये महत्वपूर्ण शिविर में बहुत से हमारे ऐसे युवा साथी भी हैं जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं और युवा शिविर के नाम से जैसा हमने नाम भी रखा है व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर। यह युवा शिविर हम लोग प्रायः प्रत्येक वर्ष गर्मी के अवसर पर आवासीय शिविर के रूप में लगाते थे अलग-अलग जिलों में, जहां हमारे 6 दिन तक भाई-बहन एक साथ रहते थे और विभिन्न विषयों की उनको जानकारी दी जाती थी। चूँकि वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं है, इसलिए हम सबने विचार किया कि ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के क्रम में हम उन विषयों को हम अपने युवा साथियों तक पहुँचाएँ, जिस विषय को हम आवासीय शिविर के माध्यम से पूर्ण करते थे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे मैं शुरुआत में ही बताया कि लंबे समय तक हम सभी अपने घरों पे हैं, स्कूल कॉलेज अभी तक खुल नहीं पाया है। तो आज एक चिंता ये भी बनी हुई है सारे उन विद्यार्थियों का कि हमारा स्कूल कब से खुलेगा और कब हम स्कूल जा पाएँगे, तो इस वर्ष की हमारी पाठ्यक्रम कब पूरा हो पाएगा। एक समस्या आज ये पैदा हो गया। दूसरी समस्या कॉलेज जाने वालों की है। कई लोगों की परीक्षाएँ नहीं हो पाई हैं। कई लोगों की शासन ने परीक्षाओं को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे करने जा रही है। बहुत सारे हमारे युवा भाई-बहन हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं मगर उनकी परीक्षा आज तक आयोजित नहीं हो पाई है। वो 2 महीना फिर आगे बढ़ता है, फिर नई तारीख आती है, फिर आगे बढ़ता है। तो वो एक असमंजस में है। उनको लगता है कहीं हमारा ये वर्ष पूरा ऐसे ही व्यतीत ना हो जाएगा। तो ये उन युवाओं की समस्या है, जो विद्यार्थी जगत में है, पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ चुके हैं, जो विभिन्न नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बड़ी समस्या। क्योंकि अभी जो भी नौकरी का विज्ञापन निकलने वाला था, वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो। और आने वाली लगता है 2 वर्ष तक यही स्थिति बनने वाली है, क्योंकि वायरस का प्रकोप शुरुआत में लगा था कि शायद 2-3 महीने रहेगा उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने तक स्थिति तो सुधरने वाली नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो हमारे युवा भाई-बहन नौकरी की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए भी एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर वो क्या करेंगे? ये बहुत सारी जो समस्या इस समय जो हमको देखने को मिल रहा है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? हम समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे, तो समाधान के क्रम में मैं थोड़ा-सा कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद हम आने वाले जो शिविर का क्रम चलेगा, उसके विषय में आपको प्रकाश डालूँगा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, तो अनायास उनके भीतर में वो क्षमता विकसित हो जाता है, जो उसके पहले उसको पता नहीं रहता, मुझ में ये क्षमता है। और परिस्थितियाँ आने पर वो क्षमता विकसित होता है और वह चीज़ कर बैठता है, जिसकी कल्पना वो खुद नहीं कर बैठता। इसीलिए हमारा निवेदन ये है कि ये जो संकट आया हुआ है, इस पे हमको ये विचार करना होगा, क्या हमारा अपना जीवन किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा? सरकार नौकरी देगी तभी हमारा जीवन चलेगा और नौकरी नहीं देगी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। इस बात को हमको सोचना होगा भाइयों और ये बात पर भी विचार करना होगा कि ये तो व्यावहारिक रूप से भी संभव नहीं है कि जितने युवा देश भर में हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? विकल्प ये है भाइयों कि हम अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानें, अपने भीतर की क्षमता को पहचानें, अपने भीतर की कला को पहचानें और जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी प्रतिभा है, उसको नियोजित करने की दिशा में विचार करें। तो इस समय को हम एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। नहीं तो केवल एक हताशा ही हताशा में 24 घंटे डूबे रह गए कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा? तो मान कर के चलिए कि फिर हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। जैसे अभी भाई साहब दुबे जी बता रहे थे कि कोरोना वायरस ही एक अंतिम समस्या नहीं है। आने वाले समय में पता नहीं किस प्रकार की प्राकृतिक समस्या भी आएँगी, जिससे हमको जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमें स्वयं को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमारी मानसिक स्थिति को उतना खोल कर रखना पड़ेगा कि समस्याएँ कुछ भी आएँ, उससे संघर्ष हमें ही करना है और उसके लिए हमको तैयार रहना है।
तो क्या करें? हमको सोचना ये पड़ेगा। बेरोज़गारी की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आज लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, हमारे युवा भाई-बहन हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं या बिल्कुल कम पढ़े-लिखे हैं। वो बेरोज़गार नहीं रहते हैं, अधिकांशतः उनको रोज़गार मिल जाता है और हमारे पढ़े-लिखे जो शिक्षित युवा भाई-बहन हैं, बेरोज़गार वही रहते हैं। तो क्यों? एक कारण तो ये हो सकता है कि जिस प्रकार का हमको एक अपनी एक कल्पना होती है कि हमको जिस प्रकार की नौकरी चाहिए, वो नौकरी मिलता नहीं है और जिसके कारण हमको निराशा होती है। सामान्य जो लोग होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो अपने मेहनत पर ध्यान देते हैं, अपने श्रम पे ध्यान देते हैं और मेहनत के बल पर जो भी काम मिलता है, उसको कर लेते हैं और करते वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए जब वो अपने पिछला इतिहास को देखते हैं और किसी को बताते हैं, तो सामने वाला को फिर प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं पुनः वही आपको निवेदन करने चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे शिक्षित युवा भाई-बहन हैं, वो बिल्कुल निराश मत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन करके जो भी वो छोटा-मोटा काम शुरू कर सकते हैं, वहाँ से करें और धीरे-धीरे अपनी योग्यता को बढ़ाते रहें, अपनी प्रतिभा को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ने का क्रम चलाते रहें, मगर रुके कहीं ना। ये मानसिकता हमको लेकर के चलना है। जीवन हमारा है, तो जीना हमें ही है, तो उसका निर्माण भी हमें ही करना है। हम दूसरे के भरोसे नहीं कर सकते। भाइयों, एक समस्या बेरोज़गारी की जिसके बारे में स्वावलंबन की, स्वावलंबन की बात दुबे भाई साहब ने भी बताई है। आगे काफ़ी विस्तार है। हम तो युवा शिविर के अंतर्गत भी इसको एक कक्षा के रूप में ही लेंगे, जिसमें और भी विचार से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन ये है, क्या एकमात्र बेरोज़गारी ही समस्या है युवाओं की, कि इसके अलावा भी कोई समस्या है? क्योंकि मैं ये सब सोचता हूँ कि जिनको रोज़गार नहीं मिला है, उनके पास तो रोज़गार की समस्या। लेकिन जो रोज़गार प्राप्त हैं, क्या वो समस्या से मुक्त हो गए हैं? क्या उनके पास कोई समस्या नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों, कि जो रोज़गार प्राप्त हैं, उनके पास भी समस्या है। तो मैं संक्षिप्त में वो संकेत करना चाहूँगा उन बिंदुओं को कि हमारे युवा भाई-बहन कहाँ-कहाँ पर समस्याओं से ग्रस्त हैं। वो परिस्थितियाँ पहले भी थीं, आज भी थीं और आज की स्थिति में तो और कुछ ज़्यादा। मैं वो संकेत करना चाहूँगा। जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है युवाओं में, बेरोज़गारी को हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद की समस्या है चरित्र में गिरावट आना, युवाओं। चरित्र में गिरावट का मतलब ये है कि चलिए, चरित्र में गिरावट का मतलब ये है कि जो भी काम हमको मिलता है, उस कार्य को ईमानदारी के साथ निर्वहन करना। अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निर्वहन करने में हमसे चूक हो रही है। चाहे आप नौकरी पे हों, चाहे आप व्यवसाय पे हों, चाहे आप कोई सामाजिक दायित्व निभा रहे हों, कहीं पर भी हों, आप जहाँ पर हों यदि अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, तो मान कर चलिए कि आप बहुत बड़ी समस्या से दूर हो गए हैं। नहीं तो ये चरित्रहीनता की जो बात हम कहते हैं, यही भ्रष्टाचार की भी जननी है, यही अकर्मण्यता की भी जननी है और ये अति महत्वाकांक्षा की जननी है। जितने भी दुर्गुण है ये यहीं से पनपता है। लोगों के भीतर में लोभ की प्रवृत्ति पैदा यहीं से होता है। अन्य प्रकार की ईर्ष्याओं की भावना यहीं से पैदा होता है। दूसरों को प्रताड़ित करने की भावना, परेशान करने की भावना यहीं से प्रताड़ित होता है। तो यदि हमारे युवा आज के चरित्रवान बन गए, जो भी ज़िम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी पूर्वक जितने भी उनको मिलता है संतोष कर लें और आगे बढ़ते हुए चलें, तो वो बहुत बड़ी ताकत है, जो उनको जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके पश्चात और क्या समस्या है हमारे युवा भाइयों की? खासकर इस समय तो और वो चाहेंगे। क्या चाहेंगे? शॉर्टकट से आगे बढ़ने की प्रक्रिया, शॉर्टकट से। कोई ऐसा रास्ता तलाशेंगे जिससे जल्दी से जल्दी उनको कामयाबी मिल जाए। और इस समय तो वो चूँकि जैसा अपन देखते हैं ना, जैसे लॉकडाउन था, तो अपराध का ग्राफ पूरे देश में न्यूनतम स्तर पे था, काफ़ी कम हो गया था। पर्यावरण भी शुद्ध हो गया था
और वैचारिक पर्यावरण भी ठीक हो गया था, अपराध नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लूट-मार फिर शुरू हो गई। एक तो वैसे भी लोग परेशान थे और इन्होंने अपना सस्ता उपाय समझा, किसी के पास थोड़ा बहुत था उसको लूट करके, डाका डाल करके अपना पेट भरने का प्रयास। ये तो उनके लिए है, लेकिन एक सामान्य युवा के मन में भी जब ये बात आ जाए कि कैसे मैं जल्दी आगे बढ़ूँ, मेरा 4 महीना का नुकसान हो गया है, तो मैं ₹10 की कीमत को ₹20 कर दूँ या किसी के सामान को हड़प करके मैं आगे बढ़ जाऊँ या कोई ऐसी विधि अपना लूँ जो गलत ही सही लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो ये नियत भी नुकसानदेह ही साबित होगा। इसीलिए 4 महीना की, 6 महीने की नुकसान को आप सह जाइए, लेकिन आप शॉर्टकट के रास्ता मत अपनाइए, ईमानदारी का रास्ता अपनाइए। थोड़ा धीमी प्रगति होगी, लेकिन होगी अवश्य। उसके बाद क्या समस्या है? स्वमूल्यांकन की कमी है, स्वमूल्यांकन। हम ये निवेदन करना चाहते हैं, मुझसे यदि कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक कौन है? तो मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सक व्यक्ति स्वयं होता है। क्योंकि स्वयं के बारे में वो जितना जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरा केवल एक आभास कर सकता है, साथ में रहते-रहते और दूसरा उतना ही जानेगा जितना आप बताओगे अपने बारे में। अपने बारे में तो आप ही जानते हो ना, आपकी क्षमता कितनी है, आपकी रुचि किस तरफ है, आपकी प्रतिभा कितनी है, आप किस कार्य को कितना कर पाओगे, ये आप ही जानते हो। तो आज हम जिस प्रकार से दूसरे युवा भाइयों के देखा-देखी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उससे भी हमको असफलता मिलती है और उससे भी निराशा होती है। उदाहरण के लिए, एक भाई ने अ, इसके मेडिकल की तैयारी की, किसी बच्चे ने, दूसरा उसका दोस्त है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम भी मेडिकल की तैयारी करो। बच्चा जानता है कि वो इसकी तैयारी नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता है कि मेरा अमुक पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है मेडिकल में इसलिए तुम भी पढ़ो। तो ये साल 2 साल की नुकसान अलग, आर्थिक नुकसान अलग, बच्चा तनाव में रहता है उसका नुकसान अलग। तो इस प्रकार की भावना बच्चे में भी आ सकता है, मेरी सहेली वो कर रही है तो मैं ये करूँगी, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा, वो ने ऐसा की तो मैं ऐसा करूँ। आप दूसरों के देखा-देखी कुछ मत कीजिए। आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए, आपकी रुचि किस तरफ है, आपकी प्रतिभा कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, आप क्या कर सकते हो? आप उस चीज़ को बताइए अपने घर पे और घर वालों से भी निवेदन है कि उसी को वो आगे बढ़ाएँ, तो दोनों के लिए लाभप्रद होता है। तो एक तो स्व-मूल्यांकन वो खुद करें और अभिभावकगण भी बच्चों का मूल्यांकन करें, उसके हिसाब से आगे बढ़ाएँ। उसके बाद और क्या समस्या है? धैर्य की कमी। आज की स्थिति में मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि जिस एक वायरस के चलते हम इतना परेशान हैं ना, तो आने वाले समय में तो इससे बड़ा-बड़ा वायरस आने वाला है। इससे बड़ी-बड़ी समस्या आने वाली हैं, फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ही सही और आने वाली समस्याओं के लिए भी सही, हमें धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में बैठ जाइए, आगे बढ़ते रहिए, मगर धीरज रखिए, क्योंकि कहावत भी है, धैर्य का फल मीठा होता है। तो मीठा का मतलब यही होता है कि आप जब धैर्य रखेंगे, तो आपको ठंडे दिमाग में सोचने की क्षमता आती है और ठंडे दिमाग से जब आप सोचेंगे, तो किसी कार्य को आप अच्छे से कर पाएँगे। आप हड़बड़-हड़बड़ करेंगे या आप ये कहेंगे कि ये काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, फिर उसको करता हूँ, फिर इसको बंद कर देता हूँ, उसको करता हूँ, तो आप किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए किसी आप क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके आगे बढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, लगातार बढ़ते रहिए, जिससे कि आपको ये समस्या से दूर होना पड़ जाएगा और आप आगे बढ़ जाएँगे। उसके बाद क्या आता है? आध्यात्मिक जीवन शैली का अभाव। भाइयों, मैं ये सारी बातें वर्तमान परिस्थिति में ही कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी समस्या आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम इन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन शैली का अभाव। आध्यात्मिक जीवन शैली का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक जीवन शैली का मतलब ये होता है कि अच्छा, आप कहेंगे ये तो बड़े लोग की बात है भैया, हम तो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत? तो भाई, चाहे आप छात्र जीवन में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन शैली यदि आपके जीवन में आ गया, तो मानकर चलिए कि आपका छात्र जीवन भी सफल हो जाएगा और
आपका गृहस्थ जीवन भी सफल हो जाएगा, आपका जिस क्षेत्र में रहेंगे, नौकरी व्यवसाय में हर जीवन आपका सफल हो जाएगा। अध्यात्म का जीवन का मतलब वो है शांति का जीवन, निष्कपट जीवन, निश्चल जीवन, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं। आप अपने काम पे लगे हैं, ईमानदारी से लगे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, कोई झूठ फरेब के फैसले में नहीं है, झगड़े में नहीं है। बहुत हल्का जीवन होता है अध्यात्म का जीवन, सच्चा जीवन, बगैर छल कपट के जीना, बगैर किसी के लिए ईर्ष्या करके जीना, बगैर किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना को लेकर के जीना, आपको जो मिला हुआ है काम उसी पे संतोष करके आगे बढ़ते रहना, उस प्रकृति पर, उस ईश्वर पर भरोसा करके चलना, ये अध्यात्म जीवन, ये जीवन जीने की कला है। सबके लिए शुभकामना की मांग आप कर रहे हो तो भगवान आपकी मनोकामना पूरा करेगा, जो आपके कल्याण करता है। यह आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आ रहा है, आपका व्यक्तित्व में कितना निखार आ रहा है। आपके छात्र जीवन की बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको इस जीवन शैली से ही मिल जाने वाला है। आप छात्र जीवन से गृहस्थ जीवन में पहुंच गए हैं, वहां भी आप देखिएगा, वहां भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इससे मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जीवन शैली को आप अपनाएं। कैसे अपनाएंगे, हम अभी जब कक्षा होगा तो विस्तार से इसको बताएंगे। और अंतिम में एक बात कह करके मैं शिविर की विषयों के बारे पे आऊंगा। हमारे जितने भी युवा भाई बहन आज के इस कार्यक्रम पे जुड़े हैं शिविर के शुभारंभ के अवसर पर, चाहे वो मिशन पे हो, चाहे मिशन से बाहर के हों, लेकिन एक बात तो अवश्य है भाइयों, युवा आंदोलन के 4 सूत्र शांति कुंज ने जो निर्धारित किए हैं वो सब पर लागू होता है और सबके लिए लागू होता है। वो 4 सूत्र क्या क्या है? पहला है स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र। स्वाभाविक है भाई, आप अपने दैनिक जीवन में भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका तन मन स्वस्थ रहेगा तभी तो आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन के लिए परीक्षा दिला रहे हैं और आपका शरीर ठीक नहीं रहा, आपका मन ठीक नहीं रहा, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांति कुंज ने घोषणा किया, युवा आंदोलन के 4 सूत्र में सबसे पहला स्थान दिया है स्वास्थ्य को। स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र। हमारी हर एक युवा जब स्वस्थ रहेगा तन से और मन से, तभी हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा। दूसरा, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र। युवाओं में शालीनता आनी चाहिए, शिष्टाचार की भावना आनी चाहिए, छोटों बड़ों का सम्मान करने की भावना आनी चाहिए, वाणी हिंसा से बचना चाहिए। हम किसी को भी देख करके कह सकते हैं कि ये युवा उदंड है तो ये युवा शालीन युवा है। तो हमारा जब युवा शालीनता को अपने जीवन में उतार लेगा तो निश्चित रूप से हमारा ये राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनती देर नहीं लगेगा। हम इन सारे विषयों को आगे भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमारा जो मूल सूत्र है, आधार है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा हमारा है स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। बहुत बड़ी बात है ये, अभी जिसकी चर्चा हो रही थी और प्रमुखता से होती है। जब हमारा युवा स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा आर्थिक रूप से, तब जाकर के हमारा यह राष्ट्र संपन्न बनेगा। इसके लिए भी अलग से हमारा कक्षा रहेगा आगे चल करके, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे। और चौथा है सेवा भावी युवा सुखी राष्ट्र। सेवा का गुण जो भारतीय संस्कृति में हर घर में मौजूद है, हर व्यक्ति में मौजूद है, सेवा की भावना आज भी मौजूद है, युवा भाइयों बहनों में भी बहुत तायत में मौजूद है। ये सेवा का भावना जिस दिन हम सब युवाओं के भीतर प्रवेश करा पाए, हमारा यह देश सुखी बन जाएगा। भाइयों, ये 4 आधार हैं जिनका विस्तार हम बाद में करेंगे। आज के इस शुभारंभ के अवसर पर मैं उन सभी युवा साथियों को आमंत्रण करना चाहता हूं, आने वाले 20 अगस्त तक जो आपके शिविर चलेंगे 11 बजे से 12:30 बजे तक। आज का चूंकि शुभारंभ का अवसर था, इसलिए हमने शांति कुंज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे बड़े भाइयों को आमंत्रित किया। कल से यह हमारा शिविर विधिवत एक कक्षा की शैली में प्रस्तुत होगा। जिस प्रकार से आप स्कूल में किसी विषय को पढ़ते हैं, आपके शिक्षक पढ़ाते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप प्रश्न भी करते हैं, जिसका उत्तर आपके शिक्षक आपको देते हैं।
ठीक इसी प्रक्रिया में, उसी शैली में, कक्षा शैली में कल से यह विधिवत रूप से शुभारंभ होगा। अब 13 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक क्या-क्या विषय होंगे और उनमें क्या आपको बताया जाएगा, उसमें से क्या आपको काम का है, ये मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ, जिससे आप जान सकें कि आपको 1.5 घंटे का समय क्यों देना चाहिए। भाइयों-बहनों, सबसे बड़ी बात आज युवा भाइयों के बीच ये है समस्या कि उनका करियर का क्या होगा। तो हम करियर की जानकारी आपको बताएँगे कि आप अभी 11वीं में हैं, 12वीं में हैं कि कॉलेज में हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद किन-किन क्षेत्रों में किन-किन प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, सरकारों द्वारा, निजी संस्थाओं द्वारा, कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं, ये जानकारियाँ हम कल शुरुआत करेंगे, जो आपकी मूल आवश्यकता है, उस दिशा में विस्तार से। उसके पश्चात जीवन लक्ष्य और करियर निर्माण। आखिर हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमको रोज़गार मिल गया, ठीक है। घर-द्वार मिल गया, ठीक है। उसके बाद भी हमारा कोई लक्ष्य है क्या इस जीवन का? यदि है, तो क्या है? और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस विषय में भी हम आपको बताएँगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उसके पश्चात हमारा विषय रहेगा अगले दिन इस जीवन का एक बड़ा आधार होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति को जाना जाता है, पहचाना जाता है। आप देखते हैं ना, कुछ व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं, फिर भी उनका नाम अमर रहता है। क्यों? किस कारण होता है? तो उस व्यक्ति का कोई न कोई ऐसा गुण, ऐसा कोई स्वभाव जिसके कारण हम उसको हमेशा याद रखते हैं, उसको कहते हैं व्यक्तित्व। आखिर व्यक्तित्व होता क्या है? वो कितने प्रकार के होते हैं? और व्यक्तित्व बनाया कैसे जाता है? और हम अभी छात्र जीवन में उसको व्यक्तित्व को कैसे गढ़ सकते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है, हमारा शिविर का आधार स्तंभ है। हम इन विषयों को 2 दिन तक आपसे बताएँगे और जैसे मैं पूरा निवेदन कर दूँ, प्रत्येक कक्षा के बाद प्रश्नावली होगी। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम वहीं पे संभव होगा तो उसी दिन उसका जवाब देंगे और यदि समय नहीं बच पाया तो अगले दिन जवाब देंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत 2 दिन इस विषय को हम लेंगे। फिर एक और बात हमारे सामने आती है, हमारे विद्यार्थी जीवन में, हम पढ़ते तो बहुत हैं, मगर जिस समय परीक्षा हॉल में जाते हैं, हमको याद नहीं आ पाता। एक बड़ी समस्या है, चुनौती है। तो ये बुद्धि बढ़ाने की कला कैसे विकसित करें अपने आप में? तो ये विषय भी हम आपके सामने बताएँगे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, कि कैसे हर छात्र अपने बुद्धि कौशल को बढ़ा सकता है, स्मरण शक्ति को तेज कर सकता है। हम ये आपको बताएँगे, अवश्य आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने बताया, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है। ये हमारा सारा मंजिल तय करने का एक आधार है। तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? छोटी-छोटी बातों को कैसे ध्यान में दे करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, इस विषय में भी हम आपको बताएँगे। उसके बाद में स्वास्थ्य के 2 प्रकार के हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक। इसलिए मैंने कहा था तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। हम दोनों विषयों के बारे में बताएँगे आप। उसके बाद है सबसे बड़ी चुनौती है कि हम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें? कोशिश तो बहुत करते हैं, लाखों करोड़ों युवा भाई-बहन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मगर सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्यों? ऐसे क्या उपाय करना चाहिए जिससे सफल हो सकते हैं? हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताएँगे। उसके पश्चात एक ऐसा भी रोग होता है, हमारे युवा साथियों में, ये सभी में होता है कि सब कुछ होते हुए भी वो रोग जब भीतर में घुस जाता है, तो वो आदमी फिर कहीं का नहीं रह जाता। अब वो विषय होता है कोई न कोई लत, कोई न कोई व्यसन व्यक्ति के भीतर घुस जाता है अनायास, व्यक्ति नहीं चाहता मगर आ जाता है। तो कहाँ से आ जाता है? किस रूप में आता है? और वो हमको कितना नुकसान करता है? हम इसके बारे में एक विश्लेषण करेंगे, जिससे हम अपने युवा साथियों को उस लत से बचा सकें। उसके पश्चात एक बहुत बड़ी बात, हम चाहें या ना चाहें, एक ऐसी बीमारी है जो सबके पास आ जाती है, बिना बुलाए जाती है। 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के हमारे वृद्धों के पास आ जाती है। वो क्या चीज़ है? तो वो है तनाव। तनाव बहुत बड़ी चीज़ है। हर दिन आदमी तनाव में रहता है। विद्यार्थी अपने तनाव में, तो नौकरी-पेशा अपने तनाव में, सब कोई तनाव में गुज़रते रहते हैं। तो तनाव से बचना तो मुश्किल है, लेकिन इसका उपाय किया जा सकता है। तनाव थोड़ी मात्रा में तो रहेगा, जैसे शरीर में शुगर रहता है, वैसे ये भी रहेगा जीवन में।
जैसे हम लोग अभी कोरोना को लेकर के जी रहे हैं, मान कर चल रहे हैं भैया अब 6 महीना तुम्हारे साथ ही जीना है, तुम ही जीवन साथी हो 6 महीने के लिए। तो इसी प्रकार से तनाव को भी हम लेके चलेंगे, मगर ये तनाव शरीर के लिए, मन के लिए घातक न बन पाए, इसका उपाय हम ज़रूर बताएँगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात बहुत लोग सवाल करते हैं, ये जो बुरे आदमी हैं, ये बुरे काम करके मौज के साथ रहते हैं और जो भले आदमी हैं, भले काम करते रहते हैं, उनको दुःख होता है, उनको पीड़ा होता है, उनको बहुत प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है और इतना बड़ा रहस्य है कि आप इस विषय को जब सुनेंगे, तो आपको इतनी नई जानकारियाँ मिलेंगी जो आज के पहले आपको कभी नहीं मिली। नई-नई जानकारियाँ, बड़ी जानकारियाँ और आपकी काम की जानकारियाँ, जिससे कि आप अपने कर्म को, दिशा को बदल सकते हैं। इस विषय का नाम है कर्म फल का सिद्धांत। आखिर ये कर्म फल का सिद्धांत होता क्या है? और इसके अंतर्गत हमें किन-किन दिशाओं पे ध्यान देना पड़ता है? मरणोत्तर जीवन क्या होता है? व्यक्ति का मरने के बाद की स्थिति क्या होती है? जिनको रहस्य में विषय जानने में रुचि हो, वो निश्चित रूप से और इसको गहराई से ध्यान दें। हम इस बारे में विस्तार से बताएँगे आपको। उसके पश्चात पर्यावरण एक व्यापक विषय है। पर्यावरण के विषय को हम आपके साथ चर्चा करेंगे। स्वाध्याय जो आज लगभग कम होते जा रहा है या छूट गया है, तो क्या हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा भी किसी साहित्य की स्वाध्याय करने की ज़रूरत है? और है तो क्यों? और है तो हम किस प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करें, कितने समय अध्ययन करें? हमको तो पढ़ाई-लिखाई से ही फुर्सत नहीं है, कोचिंग क्लास से फुर्सत नहीं है। हम आपको बताएँगे कि आप कितना पढ़ पाएँ, क्या पढ़ें, जिससे कि आपके पाठ्यक्रम को पढ़ने में भी सहायक हो। आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो दिशा में भी आप सहायक प्राप्त कर सकें। ये आपके लिए मदद करेगा, आपके मस्तिष्क का विकास करेगा, आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा। कैसे करेगा? हम इस विषय में आपको बताएँगे। उसके पश्चात स्वावलंबी युवा सशक्त राष्ट्र, स्वावलंबन की ही बात कर रहे थे। हम एक दिन इसका विस्तार से कक्षा लेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी शंका होगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। गौ संवर्धन, जैविक कृषि पर भी हम चर्चा करेंगे, तो कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है और गौ आधारित बहुत सारे स्वावलंबन का भी कार्य हैं, जिसको हम कर सकते हैं। जैविक कृषि के बारे में भी हमारे जो युवा भाई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम बुलाएँगे और वो व्यावहारिक रूप से आप सबको जानकारी प्रदान करेंगे। उसके पश्चात आता है संस्कारों का विज्ञान। भारतीय परंपरा में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी हमारे आदरणीय के.पी. दुबे भाई साहब ने शुरुआत वहीं से की थी, आत्मनिर्माण से, व्यक्तित्व निर्माण से। तो ये संस्कार का विज्ञान कैसा होता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है भारतीय संस्कृति का, बहुत कठिन है, लेकिन उसे सरल शब्दों में हम आपके सामने रखेंगे, जिससे आप उसको समझ सकें और उसके आधार पर अपने संस्कारों को बना सकें। उसके बाद आता है आपको नौकरी व्यवसाय सब हो गया भैया, अब परिवार आपने बसा लिया, तो लेकिन परिवार में भी खटपट होती रहेगी, तो भी आपको सुख चैन नहीं रहेगा, चाहे आपके घर में लाखों रुपए क्यों ना आता हो। तो आखिर ये परिवार निर्माण कैसे करें? किन-किन सूत्रों को अपनाएँ? तो हम अपने परिवार को, गृहस्थ जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप कहेंगे अभी तो हम छात्र जीवन में हैं, तो ठीक है ना, आने वाले समय में तो आप उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो अभी से मानसिक रूप से हम तैयार रहेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाला दायित्व निभाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। ये परिवार निर्माण के बारे में हम आपको बताएँगे। उसके पश्चात आप तो अभी कहते हैं ना कोरोना वायरस है तो क्या करना चाहिए? जीवनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। जीवनी शक्ति मजबूत रहेगा तो वायरस का प्रकोप नहीं रहेगा। ये जीवनी शक्ति बढ़ाने के दवाइयों के अलावा भी ऐसा उपाय है कि बिना दवाई के भी आप जीवनी शक्ति अपना मजबूत बना सकते हैं, बिना खर्च किए, बिना औषधि लिए। तो वो क्या रहस्य है? तो वो रहस्य हम आपको उसी कक्षा में बताएँगे, कि बिना दवाई के भी आप अपनी जीवनी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर जिस गायत्री का नाम आप सुनते हैं और हम कहते हैं कि गायत्री एक विज्ञान है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भई गायत्री एक धार्मिक मंत्र है, गायत्री तो एक ऐसी है, एक अन्य मंत्रों जैसा है। लेकिन हम कहते हैं गायत्री एक महाविज्ञान है, केवल विज्ञान ही नहीं, महाविज्ञान। तो ये गायत्री एक महाविज्ञान कैसे है? और गायत्री का लाभ छात्र जीवन को कैसे प्राप्त होगा? गृहस्थ जीवन वालों को कैसे लाभ देगा? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखिएगा इतना रोचक लगेगा
और आपको ऐसा लगेगा काश मुझे पहले पता होता तो मैं आज से पहले ही इस मंत्र का जप शुरू कर दिया होता, क्योंकि हम वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आपके पास आएंगे। हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ भी एक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी आविष्कार किए हैं भारतीय संस्कृति में, सारे के सारे शोध करने के पश्चात किए हैं और सभी एक विज्ञान है। तो यज्ञ भी एक विज्ञान होता है। तो यज्ञ का विज्ञान क्या होता है, आप देखिएगा, शायद हो सकता है पहली बार आपको वो जानने को मिले, सुनने को मिले। फिर आपको लगेगा हम तो रोज यज्ञ कर सकते हैं अपने घर में। तो आप अपने घर में प्रतिदिन संक्षिप्त यज्ञ कैसे कर सकते हैं, ये भी हम सिखा देंगे। लेकिन उसके पहले आप यज्ञ की विज्ञान को समझ सकते हैं। उसके पश्चात हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहाँ-कहाँ पर वह मार्गदर्शक हमको मदद करती है, किस-किस रूप में मदद करती है, जिसे अध्यात्म की भाषा में गुरु कहते हैं, हम बोलचाल की भाषा में मार्गदर्शक कह रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यक है ये, और किसको गुरु बनाना चाहिए? गुरु अर्थात मार्गदर्शक। हम इस विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवा साथी अपनी दिशा सही रख सके और सही दिशा में बढ़ सके, जिससे उनका खुद का कल्याण हो सके और आने वाले पीढ़ी उनको याद कर सके। उसके पश्चात हम युग निर्माण योजना क्या है और उनमें उनकी क्या भागीदारी हो सकती है। ये हमारे रचनात्मक आंदोलन है, जैसे हमने पर्यावरण कहा, ये भी रचनात्मक आंदोलन के अंतर्गत आता है। और भी ढेर सारे हमारे युवा भाई-बहन हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूँ, मगर क्या करूँ ये समझ में नहीं आता, कहाँ करूँ ये समझ में नहीं आता, शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आता। तो हम ये जानकारी देंगे कि युग निर्माण योजना कोई धार्मिक योजना नहीं है, ये समाज को निर्माण करने की एक योजना है, समाज निर्माण की योजना है। उसमें हमारी कितनी भागीदारी हो सकती है, किस रूप में हो सकती है, ये हम आपको बताएँगे। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि अपने साथ-साथ समाज का कुछ काम आ सके, तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। राष्ट्र का कुछ काम आ सके, यह जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम अपने छात्र जीवन में, नौकरी व्यवसाय में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस प्रकार कितनी अंश में हम राष्ट्र का योगदान कर सकते हैं। एक हमारे जो सैनिक हैं, जो सीमा पे लड़ रहे हैं, और दूसरा हम लोग हैं जो घर पे हैं। ये घर पे रहकर ही राष्ट्र सेवा कैसे कर सकते हैं? इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके पास आएँगे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सभी युवा साथियों से, भाइयों-बहनों से, कि कल से नियमित रूप से ठीक 11 बजे, 10 मिनट पहले आप जुड़ जाइएगा और अब ठीक 11 बजे हम कक्षा प्रारंभ कर देंगे। चूँकि हमारे ऐप में पर्याप्त संख्या है जुड़ने की, तो आप ऐप से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कुछ प्रश्न करना रहेगा, तो आप चैट बॉक्स में जाकर के प्रश्न कर लेंगे और हम उसका उत्तर उसी दिन आपको दे देंगे। उसके पश्चात हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई शिविर में जुड़ रहे हैं, वो टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाएँ, जिससे कि टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, जिससे कि इस कक्षा के अतिरिक्त भी वो आप कुछ बात कहना चाहें तो उसमें आप संदेश डाल सकते हैं। हम आपके लिए भी नियमित सामग्री भी उसमें डाल देंगे, इस कक्षा के अतिरिक्त भी जो हमको लगेगा आपके लिए उपयोगी है। इस प्रकार से सारा क्रम एक निर्धारित हो जाएगा और आज का यह क्रम यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के क्रम में मैं पुनः निवेदन कर दूँ, यदि आप यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा एक लिंक है, गायत्री परिवार प्रांतीय प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़। लिंक भी हम सभी समूहों में प्रेषित कर दिए हैं और भी कर देंगे, उससे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि ऐप में पर्याप्त संख्या है, मुझे लगता है 300 हमारे परिजन इसमें जुड़ सकते हैं, तो 300 के होते तक आप ज़ूम से ही जुड़ें, जिससे सीधे आप कक्षा में बैठे हैं, उस तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए कि आज आपने समय दिया। प्रारंभ में डॉक्टर चिन्मय जी का रिकॉर्डिंग में कुछ तकनीकी खामियां आ गई। हम उनका पुनः दूसरे दिन अवसर देख करके आपके समक्ष उनके संदेश को प्रसारित करेंगे और आज ने जो समय दिया है आप उसके लिए सबको सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। और आज का जो शिविर का यही समापन करते हैं। शांति। ओम
द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु।